हेलो गैस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बोन हीलिंग की। सबसे पहले बात आती है बोन हीलिंग कब होती है। जब किसी फ्रैक्चर या ट्रॉमा हो जाए बोन के अंदर, जब जो है बोन हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। हमारे बोन के अंदर दो प्रकार के सेल्स होती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो बोन का फॉर्मेशन करती है, जबकि जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है वो बोन का डिस्ट्रक्शन करती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि बोन हीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ बोन रिकवरी। बोन हीलिंग क्या एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है किसका, बोन रिकवरी का, बोन जैसा पहले था वैसे बनने के लिए। डेट हैज फ्रैक्चर, जो कि फ्रैक्चर हो, और इंजर्ड, या तो फ्रैक्चर हो गया हो या फिर इंजरी हो गया हो, या तो टूट गया हो या उसके अंदर कोई इंजरी हो गया हो। ड्यू टू ट्रॉमा और फोर्स, किसके कारण, ट्रॉमा के कारण या ताकत के कारण या फोर्स के कारण। मतलब बोन हीलिंग एक क्या है, प्रक्रिया है जिसके अंदर फ्रैक्चर या फिर जो इंजर्ड बोन है वो हीलिंग की प्रोसेस करती है, तो उसे हम बोन हीलिंग कहते हैं। ड्यूरिंग बोन हीलिंग, बोन पासेस थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल्फ हीलिंग कॉल्ड बोन यूनियन। बोन यूनियन किसे कहते हैं, जब बोन हीलिंग करती है तो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती है। वो जो सारे स्टेज हैं उन सबको हम कॉम्बिनेशन में या कंबाइंड रूप से हम बोन यूनियन कहते हैं। बोन यूनियन कब बनता है, जब सारे बोन हीलिंग की जो स्टेजेस एक साथ मिल जाती है या कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम एक एक स्टेज की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं स्टेजेज ऑफ बोन हीलिंग। सबसे पहला स्टेज आता है हीमेटोमा फॉर्मेशन। हीमेटोमा फॉर्मेशन कब होती है, जब बोन फ्रैक्चर या फिर इंजर्ड हो जाती है तो वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ब्लीडिंग होते ही वहां से ब्लीडिंग के टाइम क्या होता है, क्लोट का फॉर्मेशन होती है। और जब वो क्लोट का फॉर्मेशन होता है तो वो हीमेटोमा बनाता है। हीम वर्ड जो है वो ब्लड से लिया गया है, टोमा का मतलब होता है क्लोट, जो ब्लड का जो है क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आते हैं वो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। जो हीमेटोमा होता है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होती है, वहां पर जो फाइब्रोब्लास्ट है इन सब का जो है और फैगोसाइटोसिस जो है वहां पर स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है कैलस फॉर्मेशन। कैलिस के मतलब होता है कार्टिलेज मेनली। यहाँ पर जो है थर्ड स्टेज में कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है, और कैलस फॉर्मेशन में जो है कार्टिलेज का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद से कैल्शियम फॉस्फोरस ये यहाँ पर आकर इकट्ठा होने लगेंगे और टेम्परेरी जो है फॉर्मेशन कर देंगे। इसके बाद होती है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का मतलब होती है जो बोन बनाने वाली जो है सेल्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, और बोन की जो कैल्शियम और जो फॉस्फोरस है इनसे जो है एक्टिव मटेरियल बनाने लग जाएगी बोन हीलिंग के लिए। इसके बाद आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है, कंसोलिडेशन एक वह प्रोसेस है इसके अंतर्गत बोन का जो है मॉडलिंग होता है। मतलब बोन जो है अपने हार्ड मटेरियल जो कैल्शियम और फास्फोरस जो ओसिफिकेशन के अंदर बना था सेल्स से के द्वारा, वो क्या होती है, एडजस्ट हो जाती है। और जो दोनों बोन के बीच में जो फ्रैक्चर बोन के बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाती है और वो बोन जो है हार्ड बन जाती है। इसके बाद आता है जो लास्ट स्टेज है रिमोडलिंग। रिमॉडलिंग के अंदर क्या होता है, जो बोन जो ग्रोथ करती है तो एबनॉर्मल ग्रोथ करती है। तो रिमॉडलिंग के अंदर क्या होता है, जो उनको नॉर्मल ग्रोथ की जो पैटर्न है उसको फॉलो करवाई जाती है और उस नॉर्मल पैटर्न में लाया जाता है ओस्टियोक्लास्ट सेल के द्वारा। जो बोन जो गलत मतलब गलत बोले या फिर गलत से जो अच्छा वर्ड है कि जो एबनॉर्मल जो ग्रोथ किया था बोन टिश्यूज ने, ओस्टियो ब्लास्ट सेल्स ने, उसको ओस्टियोक्लास्ट सेल के द्वारा नॉर्मल किया जाता है बोन के थ्रू। अब हम बात करते हैं पहला स्टेज हीमेटोमा फॉर्मेशन। व्हेन ए इंजरी और फ्रैक्चर अकर, जब इंजरी या फ्रैक्चर अकर्स होती है, जब क्या होता है, ब्लीडिंग एंड एडिमा क्रिएट होता है। जैसे इंजरी हुई या फ्रैक्चर होता है तो वहां से ब्लीडिंग और एडिमा जो है बन जाता है। हीमेटोमा डेट सराउंड्स द एंड ऑफ द बोन फ्रैगमेंट। और हीमेटोमा का जो है क्रिएट हो जाता है, मतलब बन जाता है एंड ऑफ बोन फ्रैगमेंट। जो दोनों बोन ये दोनों यदि टूटी है तो इसका जो एंड जो सरफेस है ये यहाँ पर क्या होता है, हीमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। इट अकर्स इनटू द इनिशियल 72 आवर्स आफ्टर इंजरी और 3 डेज। ये जो है 72 आवर्स के बाद इंजरी के और 3 दिन के अंदर जो है हीमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा जो हमारा स्टेज है वो है ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज एक्टिव फेगोसाइटोसिस, इसके अंदर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है फेगोसाइटोसिस एंड एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट ऑफ लोकल नेक्रोसिस एंड हीमेटोमा कन्वर्ट टू द ग्रेनुलेशन टिश्यू। ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हीमेटोमा है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेनुलेशन टिश्यू में,
फैगोसाइटोसिस के द्वारा। फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो हेमेटोमा का जो फॉर्मेशन हुआ था पहली स्टेज में, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर। ग्रेनुलेशन टिश्यू कंसिस्ट होता है, मतलब ग्रेनुलेशन जो टिश्यू है वो बना हुआ होता है न्यू ब्लड वेसल्स का, फाइब्रोब्लास्ट का और ओस्टियोब्लास्ट का। फाइब्रोब्लास्ट का मतलब होता है जो फाइबर्स बनाने वाले सेल्स है उनका, ओस्टियोब्लास्ट जो बोन्स बनाने वाले, जो बोन मिनरल्स बनाने वाले जो सेल्स है उनका, और जो न्यू ब्लड वेसल्स है उनका जो है ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होती है, कंसिस्ट होती है, उनका बना हुआ होता है। जो ग्रेनुलेशन टिश्यू जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस जो है मेक 3 to 14 डेज ऑफ इंजरी के 3 से लेकर 14 दिन के बीच में होता है। ये डिपेंड करता है कि जो फ्रैक्चर हुआ है, जो इंजरी हुआ है, वो कितना सीवियरिटी है, इसके अकॉर्डिंग। तीसरा जो हमारा स्टेज है वो है कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन में क्या होता है, मिनरल्स एंड न्यूबोर्न मैट्रिक्स आर डिपोजिट ऑन द ओस्टियोड एंड फॉर्म एन अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ बोन। इसमें क्या होता है, मिनरल्स और जो न्यू मैट्रिक्स है वो क्या होते हैं, डिपोजिट हो जाती है ओस्टियोड बोन के अंदर और फॉर्म करता है अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ बोन। मतलब जो दोनों के बीच में जैसे ये फ्रैक्चर हुआ, इन दोनों के बीच में अनऑर्गेनाइज, मतलब कोई इधर से कोई इधर से, इस तरह से क्या होते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाल बना लेता है बोन के बीच में। लेकिन ये क्या होता है, अनऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है। कैलस कंसिस्ट, कैलस के अंदर क्या क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ओस्टियोब्लास्ट मतलब बोन बनाने वाली सेल्स, इसके बाद से कैल्शियम्स होती है, फॉस्फोरस होता है, एंड अपीयर बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ इंजरी। ये कब तक अपीयर हो जाती है कैलस जो है, सेकेंड वीक तक, इंजरी के जो सेकेंड वीक है इसके बाद जो है कैलस का फॉर्मेशन हो गया होता है। अब जो हमारा फोर्थ स्टेज है वो है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस स्टेज जो डेड मटेरियल है वो टोटली रिमूव कर दिए जाते हैं और कार्टिलेज स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू द बोन। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, कार्टिलेज का फॉर्मेशन हुआ और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। वो क्या करते हैं फोर्थ स्टेज में ओसिफिकेशन के अंदर, जो डेड मटेरियल है उन सबको तो रिमूव कर दिया जाता है और जो है कार्टिलेज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बोन के अंदर। जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे क्या होती है, कन्वर्ट होती है बोन के अंदर, और इसमें जो है 3 वीक से लेकर 6 मंथ तक का जो है टाइम लग जाता है आफ्टर फ्रैक्चर। पांचवा जो हमारा स्टेज है वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है, कैलस कंटिन्यू टू डेवलप। इसके अंदर क्या होता है, जो कैलस है वो कंटिन्यू बनता रहता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोन फ्रैगमेंट डिमिनिशेस एंड इवेंचुअली क्लोज। दो बोन जो फ्रैक्चर है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिमिनिश हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या होता है, क्लोज हो जाता है। इसकी किसके अंदर होता है, कंसोलिडेशन के अंदर कैलस का कंटिन्यू जो फॉर्मेशन होता है और ये जो डेवलप होता रहता है। इसके बाद जो है हमारा लास्ट स्टेज है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग के अंदर क्या होता है, ये क्या फाइनल स्टेज है बोन हीलिंग का, इन विच एलास्टिक बोन टिश्यू आर रीअब्सॉर्ब्ड एंड यूनियन इज कंप्लीट। रीमॉडलिंग के अंदर क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड जो हम कहें टिश्यू का जो फॉर्मेशन हो रहा था बोन टिश्यू का, वो क्या होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स के द्वारा उन सबको जो है मतलब जो नेटवर्क बना था उन सबको जो है ओस्टियोक्लास्ट टिश्यू के द्वारा तोड़ दिया जाता है, और जो है नॉर्मल जो जैसा बोन का स्ट्रक्चर था वैसा ही क्रिएट किया जाता है। जो बोन टिश्यू है उन सबको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और ये जो 6 स्टेज थी बोन यूनियन की वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और एक बोन यूनियन बन जाता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, इन सब साइज का, और जो गैप था बीच में उसको कम कर दिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है डेड टिश्यू का। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बोन हीलिंग। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि बोन हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो अब मेनली जो है इसको दो तरह से कैरेक्टराइज किया है। पहला है फेवरेबल फैक्टर और दूसरा है अनफेवरेबल फैक्टर। अब हम एक एक की बात करेंगे कि कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर है। पहला है एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। फेवरेबल कब मिलेगा, जब उस बोन जहां पर फ्रैक्चर हुआ है उसको एडिक्वेट मतलब प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई हो। ब्लड सप्लाई में क्या न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, और जिससे क्या होगा ओस्टियोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा, और जल्दी जल्दी जो है हील होगा बोन। इफेक्टिव इमोबिलाइजेशन मतलब बोन को जो है इफेक्टिव इमोबिलाइज करना है, मतलब ज्यादा जो है बोन को मोबिलाइज नहीं करना है, मतलब हिलाना नहीं है, या फिर बोन के अंदर जो है मूवमेंट कम से कम करना है, और जो करना है वो इफेक्टिवली करना है जिससे कि वो जो इंजर्ड एरिया है वो और इंजर्ड ना हो। इसके बाद से जो है हम प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, जैसे जिनको फ्रैक्चर हो गया है जो पेशेंट के अंदर उसको हम कैल्शियम डाइट देंगे, फॉस्फोरस डाइट देंगे, कैल्शियम प्लस विटामिन D3 का जो कैप्सूल्स आता है वो हम पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद से जो है प्रॉपर हार्मोन्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है,
बोन हीलिंग के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स है, पैराथायराइड हार्मोन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स है। ये क्या करते हैं, जो बोन का जो हीलिंग प्रोसेस है इसको इंक्रीज कर देते हैं और इसकी जो बोन हीलिंग की जो प्रोसेस है इसको बहुत ही शॉर्ट कर देते हैं। दूसरा आता है अनफेवरेबल फैक्टर। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अनफेवरेबल है, जैसे एज। जो न्यूबॉर्न होता है, जो न्यूबॉर्न हो, इन्फेंट हो, टोडलर है, यंग एज है, इसके अंदर क्या होती है, बोन का जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होता है। जबकि जो हम जियार्टिक पेशेंट की बात करें, जो ओल्ड एज पेशेंट है, उनके अंदर क्या होती है, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो बहुत कम बनते हैं और इसके कारण क्या होता है, बोन हीलिंग की जो प्रोसेस है वो लेंदी हो जाते हैं और कई बार बोन ढंग से हील नहीं हो पाता है। इसके बाद से पुअर ब्लड सप्लाई। यदि ब्लड सप्लाई पुअर हो, जैसे एरिया नेक्रोज हो गया हो, बीच में डेड टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया हो, या फिर वो जो है कंप्रेस हो गया हो, जैसे उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कैलस का फॉर्मेशन नहीं होगा। पुअर न्यूट्रिशन। यदि हम कैल्शियम डाइट से पेशेंट को नहीं देंगे, कैल्शियम के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए जो विटामिन D3 एसेंशियल होता है, यदि पेशेंट को विटामिन D3 की कमी होगी तो भी जो है फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं मिलेगा बोन के हीलिंग प्रोसेस के लिए और बोन हीलिंग जो है डिले हो जाएगा। इसके बाद से इन्फेक्शन। जो फ्रैक्चर है उसके अंदर दो तरह से, एक होती है ओपन फ्रैक्चर, एक होता है क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर के अंदर हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन का, जबकि क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है, जो स्किन इंटीग्रिटी है बनी रहती है, अंदर फ्रैक्चर होता है बोन। और जो क्लोज फ्रैक्चर होता है इसके अंदर स्किन इंटीग्रिटी बना होता है, और ओपन फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, स्किन इंटीग्रिटी कट जाता है और बोन बाहर निकल आता है। इससे क्या होता है, इंजरी का रिस्क बढ़ता है और इसके अंदर इन्फेक्शन का रिस्क जो है बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो ओपन फ्रैक्चर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बढ़ जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ने से क्या होगा, वो जैसे ग्लूकोज जो एसेंशियल चीजें है इन्फ्लामेशन कर देगी उस साइड पर, तो इससे क्या होगा, जो बोन हीलिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। इसके बाद से हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म। जो एल्कोहलिज्म पेशेंट है या जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो है बोन हीलिंग की प्रोसेस धीरे हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम का ठीक से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर क्या होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है। ये निकोटीन भी जो है बोन हीलिंग को अफेक्ट करता है। इसके बाद से एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब वेसल्स के अंदर ना होकर जो है नेक्रोसिस हो जाना, तो इसे हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। और इसके अंदर क्या होते हैं, बोन हीलिंग जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। ये एक अनफेवरेबल जो है फैक्टर के तौर पर काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है बोन हीलिंग प्रोसेस के दौरान। जैसे पहला है डिलेड यूनियन, मतलब मींस बोन हीलिंग प्रोसेस मोर स्लोली हो जाए देन एक्सपेक्टेड। जो हमने एक्सपेक्ट किया है, जैसे 3 दिन के अंदर हो जाएगा, 72 दिन के अंदर हो जाएगा, 3 मंथ के अंदर टू 6 मंथ के अंदर हो जाएगा, ये जो हमने बोन हीलिंग के अलग अलग स्टेजेस की बात कर दी है, ये सारे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और लास्ट में जो ऑटो स्टेज से जो बोन यूनियन बन रहा था वो बहुत ही स्लोली बनता है, तो उससे क्या होगा, डिलेड यूनियन का फॉर्मेशन होगा और बोन हीलिंग जो है कम होगा। इसके बाद से आता है नॉन यूनियन, मतलब यूनियन बने ही नहीं, बोन फेल टू हील एंड फ्रैक्चर साइड इवन विद ट्रीटमेंट। यदि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब भी जो है फ्रैक्चर साइड पर जो है बोन हील नहीं हो रहा है और यूनियन जो है फेल हो जा रहा है। इसके बाद से आता है माल यूनियन। माल यूनियन के अंदर क्या होता है, बोन हीलिंग इन एबनॉर्मल पोजिशन दैट लीड्स टू डिफॉर्मिटी। माल यूनियन के अंदर आता है कि बोन जो है एबनॉर्मली जो है पोजीशन के अंदर ग्रोथ कर जाता है। जैसे ये मान लो फ्रैक्चर है, ये दोनों आपस में जुड़ना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, माल यूनियन के अंदर ये दोनों इस तरह से जुड़ जाते हैं, मतलब दोनों आमने सामने जुड़ जाते हैं और इससे क्या होता है, माल यूनियन हो जाता है। ये भी जो है एक डिफॉर्मिटी यूज कर देती है, जैसे बोन की जो है यहाँ पे नर्व को डिप्रेस कर देगी। इस तरह से जो है ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बोन हीलिंग के अंदर आती है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।